Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, today we are going to learn the definition of a sentence and its kinds and the parts of the sentence. आज का जो आपका लेसन है उसमें आप बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी जबान की जो स्पीकिंग की बुनियादी चीजें हैं जो मेरे यहाँ का बेसिक है वो सीखेंगे आज आप। यहाँ एक चीज थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक जो अंग्रेजी जबान है, एक है इस अंग्रेजी जबान का बेसिक और इसकी बुनियाद, एक है इंग्लिश कम्युनिकेशन की बुनियाद, यानी जो अंग्रेजी तकल्लुम है, जो अंग्रेजी बोलचाल है, एक है उसकी बुनियाद। दोनों में बड़ा फर्क है। जो अंग्रेजी जबान है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसका जो बेसिक है वो जैसे ABC वगैरह इस तरह की जो चीजें इसके बेसिक में आती है, ठीक है, फिर वो चलता रहता है आगे। लेटर होता है, फिर उससे वर्ड बनता है, वर्ड से फिर जाके वो सेंटेंस बनता है, फिर पैराग्राफ बनता है, फिर वो बहरहाल इसी तरीके से आगे आगे चीजें चलती रहती हैं। अब एक है इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक। ये हर बंदा अपने एतबार से बेसिक मुतय्यन करता है, लेकिन यहाँ एक चीज मुझे याद आ गई। मेरे पास चूंकि कॉल्स आती हैं, मेरे मैनेजर वगैरह मुझे बताते हैं कि सर कॉल आई थी एक, और उन्होंने बताया कि वो मेरा बेसिक तो क्लियर है। अच्छा, उनको पता, अच्छा बेसिक क्लियर है आपका? जी। तो आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़े हैं? तो वो बच्ची जो 20,000 रुपए दूसरी जगह खर्च करके आई, वो जवाब देती है कि सर ये टेंसेस क्या होता है? क्या जवाब दे रही है वो? ये टेंसेस क्या होता है? मतलब कितना धोखाधड़ी बाहर चल रही है मार्केट में, और कितने लोग अच्छे अच्छे पोस्टर और अच्छे अच्छे बैनर्स वगैरह लगा के कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और बच्चों को क्या सिखाते हैं कि उसको ये नहीं पता टेंसेस किसे कहते हैं। जिस बच्चे को यही नहीं पता कि टेंस और टेंसेस होते क्या चीज है, हकीम जी के कौन से नुस्खे का नाम है, तो वो बच्चा अंग्रेजी क्या सीख पाएगा? कैसे सीखेगा? और उसने कितनी सीखी होगी? बहरहाल उन्होंने दो चार सवालात किए उनसे, वो बच्ची से कुछ नहीं बताएगा। मेरे यहाँ का जो बेसिक है, आज आप वही बेसिक सीखेंगे, उसके बाद आपके सेंटेंस ही शुरू है। बस यही बेसिक है जो आज का है, जिसको मैंने अपने एतबार से डिजाइन किया है एज अ बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ये चंद चीजें ये आपको समझनी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात ये यहाँ पर लिखा है सेंटेंस। इसी को उर्दू में लफ्ज बोला जाता है जुमला। तो जो उर्दू और अरबिक में जुमला होता है, वही अंग्रेजों के यहाँ सेंटेंस होता है। और इसकी जो डेफिनेशन है, व्हाट इज दैट, लेट्स सी। डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस: a group of words which make a complete sense is called sentence. A group of words, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, वो सेंटेंस होता है। कई सारे अल्फाज हैं, एक लफ्ज ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन चारों अल्फाज को फॉर एग्जांपल उठा के हमने यहाँ रख लिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, अल्फाज का मजमुआ बन गया। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ये अल्फाज का जो मजमुआ है, इससे अगर मुझे कोई एक कंप्लीट और मुकम्मल बात समझ में आ रही है, तो मैं ये कहूंगा ये सेंटेंस है। और अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो यहाँ पर है, अल्फाज का जो मजमुआ यहाँ पर हमने रखा है, अगर इससे कोई बात मुकम्मल तरीके से समझ में नहीं आ रही है, कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर कहा जाएगा कि ये सेंटेंस नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? कई सारे अल्फाज हैं, उनको मिला लिया गया तो एक मजमुआ, एक ग्रुप बन गया उन अल्फाज का, उन वर्ड्स का। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो सेंटेंस है, और अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है तो फिर सेंटेंस नहीं है। दोनों के एग्जाम्पल: आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। देखिए बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है,
इसमें एक वर्ड आपको नजर आ रहा है आई, आई ये एक अलग वर्ड है, एम एक ये अलग वर्ड है, ईटिंग एक अलग वर्ड है, और केक ये एक अलग वर्ड है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देर आर 4 वर्ड्स। अब ये जो अलग अलग अल्फाज हैं इनको जब हमने मिलाया तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गए। अभी पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या बन गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गए, अल्फाज का एक मजमुआ बन गया। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया कि जिससे मुझे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। वो क्या है, एक बंदा ये कह रहा है आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं, मैं केक खा रहा हूं। तो जो बंदा जो ये पूरी बात बोल रहा है, तो इससे मुझे एक कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है कि एक बंदा ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब मैं केक खा रहा हूं। ठीक है, तो अल्फाज कई सारे हों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में अगर आएगा तो वो सेंटेंस होगा। और अगर कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आएगा दैट इज नॉट सेंटेंस, और फिर सेंटेंस नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल सर कि जहां पर कई सारे अल्फाज तो हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, इसका एग्जाम्पल लेट्स सी। द वे यू, द वे यू, देर आर 3 वर्ड्स, अल्फाज 3 है भाई साहब, तो ग्रुप तो बन गया। भाई एक से जायद जब लोग जमा हो जाते हैं तो वैसे भी ग्रुप बन जाता है। अलग वर्ड है, वे अलग वर्ड है, यू अलग वर्ड है, तो अल्फाज का मजमुआ तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। कैसे, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन है द वे यू, जिस तरीके से आप। क्या मतलब हुआ भाई साहब, जिस तरीके से आपको को मतलब है रहा है? जिस तरीके से आप तो क्या भाई, अगर आप किसी से कहेंगे द वे यू, जिस तरीके से आप, तो सामने वाला कहेगा भाई साहब दिमाग वमाग सही है आपका, पूरी बात बोलिए सही से, मेरे पास टाइम नहीं है इतना सुनने के लिए। तो आपको पूरी बात कहनी पड़ेगी भाई साहब कि जिस तरह से आप बोलते हो अंग्रेजी मैं भी बोलता हूँ। अब पूरी बात कही ना आपने, जब सामने वाले को अब समझ में आई। तो द वे यू, जिस तरीके से आप, जिस तरह से आप, जिस अंदाज से आप, तो ये सारे मीनिंग इसके हो जाएंगे द वे यू का। लेकिन कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है बाबू। और जब तक कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो पाया जा रहा है इसमें, 1 2 3, 3 वर्ड्स हैं, लेकिन ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हो, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस होने के लिए जरूरी ये है कि जो वर्ड्स, जो अल्फाज, जिनको आपने एक मिलाकर एक सेंटेंस बनाया हो, या यूं कह लो एक मजमुआ बनाया हो, एक ग्रुप बनाया हो, उसका कंप्लीट मीनिंग देना जरूरी है। कंप्लीट मीनिंग अगर वो दे रहा होगा तब कहेंगे कि हाँ ये सेंटेंस है, और अगर नहीं दे रहा होगा तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। इस एग्जाम्पल में आप देखें, आई अलग वर्ड है, एम अलग है, ड्रिंकिंग एक अलग वर्ड है, वाटर ये अलग वर्ड है। कई सारे वर्ड्स अलग अलग रखे थे, इनको उठा के हमने यहाँ पर एक टेबल पर सजा दिया। जब हमने टेबल पे इनको सजाया तो पता चला यार इनसे तो एक बात पूरी समझ में आ रही है, ग्रुप बन गया। अब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं कि कोई बंदा ये बताना चाह रहा है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। तो पूरी बात समझ में आई कि कोई बंदा अपने बारे में ये बता रहा है कि भाई साहब मैं पानी पी रहा हूँ। ये थी सेंटेंस की डेफिनेशन। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं, लेट्स सी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं जी, उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है फाइल। तो जो उर्दू में फाइल होता है दैट इज सब्जेक्ट इन इंग्लिश। अगला लफ्ज है वर्ब, इसी वर्ब को उर्दू में बोलते हैं फेल, फेल बोलते हैं मेरे दोस्त। अगला एक वर्ड है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इसी ऑब्जेक्ट को उर्दू में बोला जाता है मफरूल। ठीक है, अच्छा किसे कहते हैं सर, सब्जेक्ट। बहुत मुश्किल मुश्किल डेफिनेशन है भाई साहब, बहुत ज्यादा। मैं सोच रहा हूँ कैसे बताऊं, कई सारी जेसीबी लगानी पड़ेंगी इसको उठाने के लिए, इतनी मुश्किल है। किसे कहते हैं सब्जेक्ट,
सवाल, सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जवाब, जो करने वाला हो। इतनी मुश्किल है? किसे कहते हैं सब्जेक्ट? जो करने वाला हो। किसी भी काम को जो बंदा करने वाला होगा, दैट इज सब्जेक्ट। अच्छा, आपसे सवाल होगा जी आपको कौन पढ़ा रहा है अंग्रेजी? आप कहेंगे जकरिया सर। पढ़ाने वाला कौन है? जकरिया सर। जकरिया सर क्या हुए? सब्जेक्ट। क्योंकि काम जो हो रहा है यहाँ पर पढ़ाने का, उसको कर कौन रहा है? जकरिया सर। अच्छा, आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना? मुझे सुनने वाले कौन है? आप। आप क्या हुए? सब्जेक्ट। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरी तरफ देख रहे हैं। मतलब कुछ नहीं, सभी देख रहे हैं। कुछ कैमरा ऑन है, किसका किसी का बंद है, लेकिन देख सब रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर लुकिंग एट मी। अच्छा, आप जो देख रहे हैं मुझे, तो मुझे देखने वाले कौन है? आप। आप क्या हुए? सब्जेक्ट। जो बंदा जो भी काम करने वाला होगा, आप यहाँ पर हैं। आप फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ बैठे भी क्लास में हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा किचन में कुछ खटपट की सी आवाज आ रही है। अब आपसे पूछा गया वहाँ कौन है भाई, ये खाना वाना कौन बना रहा है? अब आपको तो पहले से पता है कौन है। आपने कहा वो मेरी वालिदा मोहतरमा है। तो वहां जो खाना बनाने वाली है वो कौन है? आपकी वालिदा। तो आपकी वालिदा क्या हुई? सब्जेक्ट। कंक्लूजन और खुलासा ये कलाम ये है कि जो काम करने वाला होता है, विच इज डूइंग समथिंग इन द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो करने वाला होगा सेंटेंस में, उसी के बारे में कहा जाता है ये सब्जेक्ट है। अभी एग्जांपल से समझाता हूँ, नो वरी। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? इसकी भी डेफिनेशन बहुत मुश्किल है यार, कैसे बताऊं? अरे चलो बता देता हूँ। किसे कहते हैं सर वर्ब? जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताता है, अमल को बताता है, एक्शन को बताता है, उसको कहा जाता है वर्ब। ये कई सारे अल्फाज मैंने इसलिए बोले ताकि जोन सा क्लिक कर माइंड में वो सेट कर लेना। सर वर्ब किसे कहते हैं? जवाब, जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताता है, अमल को बताता है, उसको कहा जाता है वर्ब। एग्जाम्पल से समझाता हूँ अभी। लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर एक्शन होता है, जिस पर काम होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस पर काम होता है या जिस पर अमल होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अच्छा, एक चीज और रह गई। एग्जांपल अभी आगे आगे छोटी सी चीज रह गई। इसने आते ही मुझे बता दिया सर ये तो बता दीजिए, ये तो रह गया अभी। अब देखिएगा, सेंटेंस में बुनियादी तौर पर यही तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज और आती है जो इजाफी जिसे कह लीजिए, यूं कह लीजिए, पर सेंटेंस में उसका भी एक मकाम है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं सर? जवाब, जो लफ्ज, जो वर्ड वर्ब की हेल्प करे, वो हेल्पिंग वर्ब है। जो लफ्ज, ये जो वर्ड वर्ब की हेल्प करे, उसकी मदद करे, वो हेल्पिंग वर्ब है। अब इन सब चीजों को हम एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात, सर ये हेल्पिंग वर्ब है, आता कहाँ है? तो देखिए, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त, आता कहाँ है इसका जवाब, ये एक सिंपल से सेंटेंस के बारे में बात चल रही है बीसी के, क्योंकि मुझे बहुत छोटी सी मालूमात देनी है भी आपको। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो छोटी सी मालूमात के लिए, बुनियादी तौर पर जो हेल्पिंग वर्ब आता है, वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। अब एक सवाल यहां हो गया कि सर क्या हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही आएगा? नहीं। फिर सर आगे आएगा जवाब। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जो जगह है, वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में है। कैसे है? विद एग्जांपल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। इस एग्जांपल को जरा समझना है दोस्त, और अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है? मतलब ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है आई। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। क्या ट्रांसलेशन है इसका? इसका तर्जुमा क्या है? मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। यहाँ पर जो आई है, सब्जेक्ट है। सवाल, सर आई सब्जेक्ट क्यों है? जवाब, भाई साहब सब्जेक्ट कहते हैं जो करने वाला हो।
और यहाँ पर आई एम स्टडिंग इंग्लिश, इस एग्जाम्पल में इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? आई यानी मैं, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्योंकि जो बंदा काम को करने वाला होगा किसी भी, वही सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर पढ़ने वाला कौन है? यही आई यानी मैं, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। अगली बात, एम को छोड़ दीजिए, अभी से हम चौथे नंबर पे ही बात करेंगे। अगला वर्ड है स्टडिंग। सर ये स्टडिंग यहाँ पर क्या है सर? भाई साहब स्टडिंग वर्ब है। सवाल, सर स्टडिंग वर्ब क्यों है? जवाब, आपको बताया गया है कि जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताएगा वो वर्ब होगा। अच्छा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में जो पढ़ने का काम है, जो पढ़ने का ये अमल है, इसे कौन सा लफ्ज बता रहा है? स्टडिंग। तो इसलिए स्टडिंग क्या हुआ? वर्ब। और जो लफ्ज अमल को बताता है, काम को बताता है, एक्शन को बताता है, उसी को तो वर्ब कहते हैं। इसलिए स्टडिंग क्या हुआ? वर्ब हुआ। सर इंग्लिश क्या है फिर सर? चलिए ये तो समझ में आ गया, इंग्लिश मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट है। सर इंग्लिश ऑब्जेक्ट कैसे है? सवाल क्या है सर? इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है? सवाल। जवाब, भाई आपको ये बताया गया है कि जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, ये पढ़ने का जो एक्शन है किसके ऊपर हो रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश के ऊपर, इसी को तो पढ़ रहे हो आप। तो जो पढ़ने का एक्शन है वो किस पर है यहाँ पर? इंग्लिश पर। इसलिए इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? एम, सर एम क्या है यहाँ पर? जो चौथे नंबर पे आपको समझाया था, यहाँ पर एम भाई साहब ये हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सवाल, सर एम हेल्पिंग वर्ब क्यों है? जवाब, भाई साहब हेल्पिंग वर्ब उस लफ्ज को कहते हैं कि जो वर्ब की हेल्प करता है मीनिंग को कंप्लीट करने में। ये एम यहाँ पर स्टडीइंग जो वर्ब है, इसकी हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। अगर आप एम नहीं लाएंगे तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये अपने मीनिंग आपको कंप्लीटली नहीं दे पाएगा। इससे अगर आप ये स्टडीइंग जो वर्ब है इसके मीनिंग को आप कंप्लीटली लेना चाहते हैं तो आपको इनके साथ भाई साहब के एक हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा जो इनकी मदद कर रहा हो, हेल्प कर रहा हो। इसलिए इस लफ्ज को लाया गया यहाँ पर एम। अरे आई बात समझ में? फिर से सुनिए। सर एम क्या है यहाँ पर? जवाब, हेल्पिंग वर्ब है। अगला सवाल, सर एम हेल्पिंग वर्ब क्यों है? जवाब, जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करता है मीनिंग को कंप्लीट करने में, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इस एग्जांपल में स्टडीइंग जो एक वर्ब है, इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और लफ्ज की जरूरत थी। जब तक हम वो नहीं लाते तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाता। इस वर्ब की हेल्प करने के लिए हमें एक अलग से कोई ना कोई लफ्ज लाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस के मीनिंग कंप्लीट होंगे। हम अलग से एम लफ्ज लेकर आए, तब जाकर इस वर्ब की हेल्प हुई, और फिर ये इसका नाम हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो पूरे सेंटेंस में आप अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे तो ये जो वर्ब है यहाँ पर हेल्पिंग, ये स्टडिंग है, ये अपनी मीनिंग आपको कंप्लीटली नहीं देगा। तो इसके मीनिंग को पूरा करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए आपको जरूरत है किसी न किसी ऐसे लफ्ज की जो इसकी हेल्प करे, इस वर्ब की। तो इसकी हेल्प करने वाला लफ्ज हम यहाँ पर लेकर आए एम। इसीलिए इस एम का नाम हो गया हेल्पिंग वर्ब, यानी ऐसा वर्ड जो वर्ब की हेल्प करता हो मीनिंग को कंप्लीट करने में। आई बात समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। इस एग्जाम्पल में आई क्या है? सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट क्यों है आई? जवाब, आई एम ईटिंग केक, इस एग्जाम्पल में मैं केक खा रहा हूं, मैं खाने वाला कौन है? मैं, यानी आई। इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो करने वाला होता है किसी भी काम को। तो यहाँ पर खाने वाला कौन है? आई यानी मैं, इसलिए आई सब्जेक्ट है। अगली बात,
सर ये ईटिंग क्या है यहाँ पर? ईटिंग भाई साहब वर्ब है। सवाल, सर ये वर्ब क्यों है? जवाब, बाबू जो लफ्ज अमल को और एक्शन को और काम को बताता है उसके बारे में कहा जाता है कि वर्ब है। और इस आई एम ईटिंग केक में पूरे एग्जाम्पल में खाने का जो अमल है इसको कौन सा लफ्ज बता रहा है? ईटिंग। इसलिए ईटिंग क्या हुआ? वर्ब हुआ। ये सर केक क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। केक ऑब्जेक्ट है। सवाल, सर ये केक ऑब्जेक्ट क्यों है? अब वो आपको बताया गया है कि जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, किस चीज को खा रहा हूं? किस पर एक्शन हो रहा है खाने का? केक पर। अरे केक को ही तो खाया जा रहा है। तो ये ईटिंग का जो एक्शन और अमल है खाने का वो किस पर हो रहा है? केक पर। इसलिए केक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। बहुत आसान सा है, कुछ नहीं, ठीक है, हल्की फुल्की चीजें हैं, इसको जहन में आपको सेट कर लेना है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अब देखिएगा ये सेंटेंस कैसे बनता था, ये बात आ गई। अब उसके बाद आप देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर आपके सामने जो सेंटेंस है, जो जुमला है, उसकी कितनी किस्में हैं, कितने काइंड्स और कितनी प्रकार का वो होता है। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 4 गिनवा रखी हैं, किसी ने 5 काइंड्स की गिनवा रखे हैं। मैंने भी अपनी किताब में, जो मेरी ग्रामर की बुक है, उसमें मैंने 5 काइंड्स गिनवा रखे हैं। लेकिन यहाँ मुझे आप लोगों को जो बताना है वो सिर्फ 3 बताना है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, जो आपके ज्यादा काम के हैं। ठीक है, जब ग्रामर आप पढ़ेंगे, और किताब है ग्रामर की मेरी एक, आप लोगों को बाद में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बहरहाल, तो उसमें बहुत सारी किस्में इसकी जो और भी हैं वो भी वहां पर मेंशन है विद एग्जांपल्स। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सिर्फ 3 काइंड्स। ठीक है, तो सेंटेंस की 3 किस्में हम सीखेंगे यहाँ पर। पहले का नाम है अफर्मेटिव। सर अफर्मेटिव किसे कहते हैं? सवाल, सर अफर्मेटिव कौन से सेंटेंस को कहते हैं? इसकी भी डेफिनेशन बहुत मुश्किल है। कितनी मुश्किल है बताऊं? सर अफर्मेटिव किसे कहते हैं? भाई साहब जिसमें हाँ हो। इतनी मुश्किल है? जिस सेंटेंस में हाँ हो अफर्मेटिव है। मैं आ रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं लेट रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सारे के सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव हैं क्योंकि सब में हाँ आ रहा है। एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हाँ आ रहा है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। मैं अरबिक पढ़ रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने अब्बा अम्मा जान की खिदमत कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनके अंदर हाँ आ रहा, और जिस सेंटेंस में हाँ आएगा दैट इज अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव किसे कहते हैं बाबू? जिसमें हाँ हो, सिंपल। इसकी दूसरी किस्म कौन सी है वो भी देखते चलते हैं। दूसरी जो काइंड है दैट इज, अरे ये क्या लिखा हुआ है? हैंड नीचे करिए जरा। मुझे 5 बच्चों की जरूरत है जो इसको पढ़ के बताएंगे क्या लिख रहा है। आइए हैंड रेस कीजिए। 5 स्टूडेंट्स, इनवाइट। मुस्तकीम। निगेटिव सर। निगेटिव, ओके, बेहतर। साद। नेगेटिव। सॉरी, नेगेटिव। नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट, असद। नेगेटिव। नेगेटिव, यस। ओके। फुरकान। नेगेटिव। नेगेटिव, जी। ओके। जी, नेक्स्ट, सैयद। नेगेटिव। नेगेटिव, ओके। अच्छा है, सबने तकरीबन सही किया, ठीक है। हाँ, इसको निगेटिव मत पढ़ना आप। क्या नहीं पढ़ना है? निगेटिव नहीं, इसको पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। बहरहाल नेगेटिव किसे कहते हैं? इससे पहले आया था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जिसमें हाँ हो। नेगेटिव किसे कहते हैं सर? जिसमें ना हो। जिसमें ना हो दैट इज नेगेटिव। एग्जाम्पल, आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश। आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे भाई नहीं आता है, मेरे फादर नहीं आते, मैं नहीं आऊंगा।
कौन नहीं आएगा, मेरे फादर इंग्लिश बोलेंगे, ओ सॉरी इंग्लिश नहीं बोलेंगे, जितनी भी सेंटेंसेस मैंने आपके सामने बोले सब में ना आ रहा है। तो जिस सेंटेंस में नहीं आएगा, ना आएगा, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले क्या है बाबू? अफर्मेटिव जिसमें हाँ हो, नेगेटिव जिसमें ना हो। क्लियर? आगे देखिएगा। आगे जो आपके सामने आ रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता क्या है। इन तीनों बच्चों को बुलाइए जो ऊपर जिनके हैंड रेज्ड हैं। क्या लिख रहा है भाई ये? जी अरबाज प्लीज। चलिए अरबाज नहीं आ रही, नेक्स्ट किसी और को बुलाइए। फरा आइए। फरहीन, ओके। फरहीन नाज प्लीज। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके बेटी, शाबाश। अशफाक आइए। अशरफ। इंट्रोगेटिव। ओके नेक्स्ट। आयशा प्लीज। Interrogative. सॉरी। Sorry, sir. Inter. ओके चलिए नेक्स्ट। साहिल आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यस। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके शाबाश। यस सर। शरफुद्दीन। वालेकुम सर। बेटी आपने आईडी चेंज नहीं करी, फादर के नाम से हो भी। सर वो आज करवा देंगे हम भाई से। क्या है? इंट्रोगेटिव। सॉरी। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके बेटे। नेक्स्ट। व्हाट? जैद आइए। अस्सलाम सलाम जी बाबू। वालेकुम। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, एक बच्चे को और बुला दीजिए बस। इंट्रोगेटिव। हम्म याहया। इंट्रोगेटिव। ओके बेहतर है। अच्छा अंजुम को और बुलाओ। इंट्रोगेटिव। ओके बेहतर। देखिए इंट्रोगेटिव भी इसको लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं इसको जो किसी ने नहीं पढ़ा अभी। इंटैरोगेटिव। क्या पढ़ते हैं? इंटैरोगेटिव। ये ना तो इंट्रोगेटिव है ना इंटैरोगेटिव है, फिर क्या है सर? ये जब इंट्रोगेटिव भी नहीं है और इंटैरोगेटिव भी नहीं, फिर क्या है? दिस वर्ड इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, डिक्शनरी चेक कर लेना। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है। बहरहाल सर किसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस? कौन सा होता है बाबू? इससे पहले सबसे पहले आपने स्लाइड में पढ़ा था अफर्मेटिव जिसमें हाँ हो। दूसरे नंबर पे आपने पढ़ा था नेगेटिव जिसमें ना हो। और तीसरे नंबर पे आपके सामने है इंटरोगेटिव जिसमें सवाल हो। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? जिसमें सवाल हो बस। पर जिस सेंटेंस में सवाल होगा दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनना बाबू, अहम है, बस यही है, बाकी कुछ नहीं है, लेसन एंड है, लेकिन ध्यान से सुनने वाली बात है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। असल में आपको मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मेरी ग्रामर की क्लास अलग चलती है। कम्युनिकेशन में ग्रामर नहीं सिखाता हूँ। ग्रामर की हमारी अलग चलती है, इंग्लिश टू इंग्लिश क्लास एक अलग चलती है, उसमें सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात होती है। लेकिन वो उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो कुछ महीने गुजार लेते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं डायरेक्टली कोई भी आ जाए उसमें। बहरहाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया जिसमें सवाल हो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है बाबू। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि जो एक सिंपल सा सेंटेंस होता है ना, उसके अंदर जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा हो उसको उठा के शुरू में रख देते हैं, बस इंट्रोगेटिव बन जाता है। फिर सुनिए कैसे बनता है इंट्रोगेटिव। पहला तरीका मैंने बताया, इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है, उनमें से पहला कैसे बनेगा वो बता रहा हूं। जो सेंटेंस है सीधा सीधा सा, तो उस सेंटेंस में जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठाते हैं और सबसे शुरू में रख देते हैं, बस वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। एग्जाम्पल, आर यू स्टडिंग इंग्लिश?
आर यू स्टडिंग इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं? ये जो अफर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है हमने, मालूम असल क्या था? असल था ये जो आर यहाँ शुरू में आ रहा है, यहाँ नहीं था, बल्कि ये कहाँ था? यहाँ पर था, यू के बाद। असल सेंटेंस है यू आर स्टडिंग, बोलते हैं ना, यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, यू आर स्पीकिंग, इसे बोलते हैं ना आप। असल जो सेंटेंस है वो है यू आर स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। असल ये है, ये यू आर स्टडिंग इंग्लिश में किया ये कि यू के बाद जो यहाँ पर आर था, हेल्पिंग वर्ब जो बन रहा था, उसको उठाकर कहाँ ले आए? शुरू में रख दिया, इंट्रोगेटिव बन गया। तो इंट्रोगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जो सिंपल सा सेंटेंस होगा उसमें जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा उसको उठाते हैं, वो बिल्कुल शुरू में रख देते हैं, कुछ भी नहीं करना, इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है, एक कैसे बनता है आपके सामने आ गया। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि ये जो इंट्रोगेटिव एक यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है, इसके शुरू में आपको कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ेगा, तब जाकर दूसरी किस्म बनती है इंट्रोगेटिव की। फिर सुनिए एक बार और, मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है। पहला तरीका आपके सामने आ गया कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रख दिया। अब दूसरा जो तरीका है वो ये है कि उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ेगा, तब जाकर वो सवालिया सेंटेंस, सवालिया जुमला बनेगा, वरना से वो बनने का नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझिए दोस्त, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश? वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो भाई? अरे सर क्यों नहीं पढ़ेंगे, वक्त की जरूरत है, अंग्रेजी के बगैर तो कुछ नहीं होना, और अगले चंद सालों में तो क्रेज आने वाला अंग्रेजी का, आलू टमाटर बेचने वाला भी अंग्रेजी में गएगा। ठीक है, कि इतने किलो टमाटर इतने रुपए किलो हैं और आलू इतने को हैं। तो वाई आर यू स्टडिंग, आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? अच्छा एक चीज देखिएगा, अगर आप इस लफ्ज को हटा दो जो यहाँ पर लिख रहा है, ये वाला जो है, तो फिर इस वाले सेंटेंस और इसमें कोई फर्क रहेगा? देखना, कोई नहीं भी। यहाँ पर भी आर यू स्टडिंग इंग्लिश और यहाँ पर भी आर यू स्टडिंग इंग्लिश। इसको हमें दूसरी काइंड बनाने के लिए जरूरी ये है कि अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप वाई लेकर आए हैं जिसका मीनिंग है क्यों, यानी डब्ल्यू एच फैमिली में से कोई ना कोई से लफ्ज उठाकर लाना पड़ेगा। सर ये लफ्ज क्या बोला आपने भी? डब्ल्यू एच फैमिली। भाई साहब सर ये क्या होता है? वो बड़े वाले हकीम जी जो, उनके नुस्खे का नाम है बाबू ये, डब्ल्यू एच फैमिली। इसे खाते ही आदमी पेट वेट सब सही हो जाता है उसका। डब्ल्यू एच फैमिली वो अल्फाज हैं कि जिनके जरिए हम सवालात बनाते हैं, जैसे क्यों, क्या, कैसे, कब, कितना, कब, कहाँ, किसके साथ, किसके लिए और किस लिए। ये सारे जो अल्फाज हैं ये डब्ल्यू एच फैमिली कहलाती है। यानी ये जो अल्फाज हैं, या तो ये डब्ल्यू से शुरू होते हैं, या फिर ये एच से शुरू होते हैं, एच, या फिर डब्ल्यू एच, दोनों से शुरू होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, सवाल वाले अल्फाज है, मैं आपको दूंगा आगे, अभी नहीं। ठीक है, बहरहाल, तो दूसरी जो किस्म आपको बनानी है उसमें आपको अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप वाई लेकर के आए हैं, फिर जाकर वो इंट्रोगेटिव बनता है। सिंपल है, समझ में आया? अब अगली बात, छोटी सी बात बस। अच्छा बाबू एक चीज पे जरा गौर करिए आप, ये दोनों के दोनों जो सेंटेंस यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन से हैं? इंट्रोगेटिव। सर इंट्रोगेटिव क्यों है? जवाब भाई साहब दोनों में सवाल है। आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? दोनों में सवाल है, तो सवाल होने की बुनियाद पर इंट्रोगेटिव। क्लियर? अच्छा बाबू, ये दोनों के दोनों जो सवालात यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, इन सवालात में हाँ भी तो है ना? आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? और वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? तो जिस सेंटेंस में हाँ होता है वो अफर्मेटिव भी तो होता है। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी हैं। इंट्रोगेटिव तो इसलिए है चूंकि दोनों के अंदर सवाल है, और अफर्मेटिव इसलिए है चूंकि दोनों के अंदर हाँ आ रहा है। तो पता ये चला कि एक ही वक्त में एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और साथ साथ अफर्मेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसमें कोई और चीज समझने को मिलेगी आपको। ये नेगेटिव दे दिया इन्होंने,
आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? और वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर नहीं आ रहा है, और जिस सेंटेंस में ना आए, नहीं आए लफ्ज, उसको कहा जाता है कि वो नेगेटिव होता है। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस, इनमें सवाल होने की बुनियाद पर ये इंट्रोगेटिव हैं, और चूंकि नीचे वाले दोनों के दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव वे में हैं, नहीं और मनफी अंदाज में हैं, इसलिए दोनों के दोनों सेंटेंस नेगेटिव भी हैं। तो पता ये चला कि एक ही सेंटेंस एक ही वक्त में इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट लास्ट। अरे भाई क्या है? टेंसेस। ये लिख रहा है टेंसेस, इसका सिंगुलर आता है टेंस। ये सर ये लफ्ज क्या बोला आपने अभी? सिंगुलर। भाई साहब ये क्या होता है? कोई चीज अगर एक होगी बाबू, उसको कहा जाता है सिंगुलर। उसके लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है वाहिद। तो जो उर्दू में वाहिद होता है, अंग्रेजों के यहाँ वही सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर किसे कहते हैं? एक को। कोई चीज एक अगर होगी तो वो सिंगुलर होगी, एक से जायद अगर हो जाएगी तो वो प्लूरल बन जाएगी। क्या? प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। इसी को कहा जाता है उर्दू जबान में जमा। तो जो सिंगुलर है उसको वाहिद बोलते हैं, जो एक से जायद बन जाए वो प्लूरल होता है, जिसको उर्दू में जमा बोला जाता है। यहाँ पर लिख रहा है टेंसेस, ये है प्लूरल जमा। इसका सिंगुलर और वाहिद आता है टेंस, TENSE, टेंस। यहां पर लिख रहा है टेंसेस जमा। सर किसे कहते हैं टेंसेस? आसान अल्फाज में वक्त को, उर्दू में बोला जाए जमाने को। तो जो वक्त है, वो वक्त को जो कैटेगराइज किया गया है वो तीन जगह किया गया है। क्या क्या है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सर ये पास्ट किसको कहते हैं सर? जो गुजर गया, इसी को उर्दू में लफ्ज बोला जाता है माजी। तो जो माजी है वही पास्ट है, जो वक्त गुजर गया वो पास्ट है, माजी है। सर ये प्रेजेंट, प्रेजेंट किसे कहते हैं? जो अब चल रहा है, इसको उर्दू में बोला जाता है हाल। तो जो चल रहा है वक्त वो प्रेजेंट है, हाल है। नेक्स्ट वर्ड फ्यूचर। सर फ्यूचर किसे कहते हैं? जो वक्त आइंदा आने वाला होगा वो फ्यूचर होगा। उर्दू में उसके लिए मुस्तकबिल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, पास्ट वो वक्त जो गुजर गया, प्रेजेंट वो वक्त जो चल रहा है, और फ्यूचर वो वक्त जो आइंदा आएगा। अब ये जो पास्ट है इसके भी चार बेटे हैं, प्रेजेंट के भी चार बेटे हैं, फ्यूचर के भी चार बेटे हैं। इत्तेफाक की बात, इन तीनों भाई में इतनी मोहब्बत है कि इन चारों बेटों के नाम जिसने रखे तो इसने भी रख लिए। फिर इसके यहाँ अल्लाह पाक ने बेटे दिए, इसने भी चारों के नाम सेम रख लिए। क्या क्या है? लेट्स सी। Present, past simple, continuous, perfect, perfect continuous. Present simple, present continuous, present perfect continuous. Future simple, future continuous, future perfect और future perfect continuous. ये हैं 12 के 12 टेंसेस जो अंग्रेजी की दुनिया में धूम मचा देते हैं भाई साहब। जिसको ये क्लियर है उसको सब कुछ क्लियर है, और जिसको ये क्लियर नहीं है वो कभी गाड़ी यहाँ ठोकता है इस दीवार में, कभी वहां मारता है, और किसी भी इंटरव्यू में बैठ जाता है, फेल होकर आ जाता है। क्यों? उससे बात पूछी जा रही है प्रेजेंट की, जवाब देता है पास्ट में। पूछी जा रही बात पास्ट की, जवाब देता है प्रेजेंट में, तो पास हो जाएगा वो। इंटरव्यूअर कहेगा भाई साहब पहले जाओ जकरिया सर से क्लास लेना, उसके बाद इंटरव्यू देने आना। तो बहरहाल ये आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है आपको। ये है 12 के 12 टेंस को याद कर लीजिएगा बाबू आप, ठीक है? बेहतर रहेगा आपके लिए। अब इनमें से हम हर एक में डिटेल से बात करेंगे कल से, ठीक है? अब हम सबसे पहले इसको छेड़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल को, ठीक है? फिर बाकी को छेड़ेंगे हम। क्यों यूज करते हैं, कौन से में क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, क्यों लाना है, कैसे लाना है, वर्ब की कौन सी फॉर्मूला, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इंशाल्लाह, ठीक है? तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म जो आप आए हैं यहाँ पर, ये अल्लाह पाक की तरफ से आए हैं, और आप अंग्रेजी सीखे बगैर नहीं जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। और गजब की अंग्रेजी सीखेंगे आप, जुगाड़बाजी वाली नहीं, बिल्कुल, ठीक है? बहरहाल आप लोग जो भी देखिए, कई बच्चे वो हैं अभी भी जिन्होंने नेम चेंज नहीं किया बाबू, है ना? फिर आप कहेंगे सर ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो बाबू नेम चेंज कर लेना प्लीज, है ना? आप असल में है क्या कि चीजों को आसान बनाइए, मुश्किल मत करिए। अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी मगर एंट्री नहीं कराऊं तो, कि सर मेरी तो क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। आसानी ये है कि आप एक वीडियो छोटी सी देख लें, इस तरीके से हमें जूम ऐप पर अपना नेम चेंज करना है, बस दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है? बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट किसी तरीके से हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। एक तो वो नंबर है जिससे आप क्लास में आए हैं,
वहीं पर जकरिया सर के नाम से दूसरा एक नंबर है 9595 से स्टार्ट है, वो मेरा पर्सनल नंबर है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट कुछ पूछना होगा उस पर आप मुझसे पूछेंगे, हर चीज का जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।